हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का आगे वाला भाग परिवहन। श्वसन तक हम लोग पढ़ चुके थे। परिवहन जो भारती भवन के बुक के अनुसार तीसरा चैप्टर्स है, ठीक है, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं परिवहन क्या है। देखो, अगर सामान्य तौर पर आपको पूछे कि परिवहन से आप क्या समझते हैं तो आप क्या समझोगे कि जैसे परिवहन के साधन आप सुन रहे हो, बस, ट्रक, ये सब क्या है? परिवहन का साधन है। रेल, वायुयान, एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन, तो परिवहन के साधन। तो परिवहन क्या हो गया? एक जगह से दूसरे जगह जाना। परिवहन क्या हुआ बच्चों? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो वही चीज परिवहन हमारे बायोलॉजी में है। बायोलॉजी का परिवहन मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे विटामिन्स है, हार्मोन्स है, ऊर्जा के स्रोत जैसे ग्लूकोज वगैरह है, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। या उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलना है, पसीना है, मल मूत्र है, ये सारी चीजों को एक जगह से दूसरे जगह निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन होता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग समझ रहे हैं कि उपयोगी पदार्थ को उसके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन हमारे पेट पे गया, लेकिन उस भोजन की ऊर्जा की जरूरत हाथ को भी है, पैर को भी, क्योंकि हर एक अंगों को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि उपयोगी पदार्थ उसका मूल स्रोत, जैसे अभी एग्जांपल दिए भोजन का, तो मूल स्रोत उसका क्या हो गया? शरीर के अंदर पेट। तो पेट से शरीर की प्रत्येक कोशिका, पैर की कोशिका, हाथ की कोशिका, हर जगह तक पहुंचाना। तथा अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब बच्चों जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, जैसे मल मूत्र हमारे लिए किसी काम का है, अगर शरीर के अंदर जमा रहने लगा तो बस खत्म। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है, ठीक है। समझ गया बच्चों? अब देखो, जीवों के शरीर में, कोई भी जीव के शरीर में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र काम करती है। जैसे अगर मान लो हार्मोन का परिवहन करना है तो हार्मोन का चालन हमारे शरीर में रक्त करता है, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो विशेष तंत्र काम करती है, उसी तंत्र को क्या कहते हैं बच्चों? परिवहन तंत्र कहते हैं। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गया। उपयोगी पदार्थ को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ को निकालकर उसके उचित स्थान तक पहुंचाना, प्रक्रिया परिवहन है। और इस प्रक्रिया के लिए जो विशेष अंग काम करता है वो परिवहन तंत्र है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम पौधे में परिवहन की क्रिया विधि। जंतु में परिवहन की तो बहुत सारी अंग है, पढ़ेंगे आगे, लेकिन पौधे में परिवहन की दो प्रक्रिया के द्वारा होता है। पहला प्रक्रिया है डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतरण, ठीक है बच्चों। स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान, स्थानांतरण, ठीक है। तो अब ये क्या है कि पौधे द्वारा घुलित पदार्थ, घुलित पदार्थ मतलब जो जल में घुला हुआ रहता है, द्रवित अवस्था में रहता है, घुलित पदार्थों का चालन, चालन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, वही चीज है। पौधे द्वारा घुलित पदार्थों का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। तो दो कारण था पौधे का परिवहन की क्रिया विधि, दो क्रिया। पहला स्थानांतरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। देखो, ये वाष्पोत्सर्जन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपके शरीर में भी होता है जिसको आप पसीना कहते हैं, लेकिन पौधे में इसी शब्द का नाम क्या है? वाष्पोत्सर्जन। देखिए क्या है वाष्पोत्सर्जन? पौधे के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग मतलब वातरंध्र, पौधे का पत्ती पे होता है वातरंध्र, जिसके द्वारा श्वसन होता है पौधे में। आपको मैंने श्वसन चैप्टर में बताया कि पौधे के पत्ते में खाली श्वसन हो तो पत्ते से ऑक्सीजन पौधे के जड़ तक पहुंचने में 12 साल लग जाएंगे। और 12 साल आप जिंदा रह सकते हो ऑक्सीजन के बिना, तो पौधा कैसे रह जाएगा? तो यही कारण है कि पौधे भी शरीर के प्रत्येक अंग से, जड़ से, तना से, शाखा से, पत्तियों से, हर जगह से श्वसन करता है पौधा। जिस अंग में ऑक्सीजन की जरूरत है वहीं से श्वसन होती है, उसके लिए विशेष नाक नहीं है पत्ता। और पौधे में भी ऑक्सीजन ही श्वसन के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके द्वारा पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है। मतलब पौधे का जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग मतलब वातरंध्र हो गया,
या शरीर में छिद्र जो होते हैं जिसको हम लोग बोले थे क्या, रंध्र, पुराने तने के छाल पे होता था। तो पौधे के वायवीय भागों द्वारा किसका, जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब बच्चों हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो होगा वाष्पोत्सर्जन का मतलब। वाष्पोत्सर्जन जरूरी क्यों है पौधों में, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन देखो सबसे पहले क्या है कि पौधों में जल का परिवहन में मदद करता है। देखो अगर पौधों में कोई भी पौधा है, मान लीजिए यही एक पौधा है, ठीक है, इस पौधे में वाष्पोत्सर्जन अगर पत्ते से नहीं होगा, पत्ते से बाहर जल नहीं निकलेगी, तो जड़ भी जल को ऊपर नहीं खींचेगा, ठीक है। तो मतलब वाष्पोत्सर्जन द्वारा जब जल बाहर जाता है तब पौधे जड़ से जल तथा खनिज लवण ऊपर की ओर खींच पाता है, क्योंकि एक बल लगती है, वो बल के द्वारा बाहर, जैसे कि आपने अगर कभी पाइप में, पतला वाला पाइप में जिससे कि पानी चढ़ाया जाता है बॉडी में, अगर क्या कीजिएगा, बाल्टी में एक तरफ पाइप को डाल के पहले साफ कर लीजिएगा, दवाई बल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एक तरफ मुंह से खींचिएगा। जब एक बार पानी निकल आएगी तो खींचने की जरूरत नहीं होगी, वो पानी अपने आप निकलते रहेगा। क्या होगा, इससे क्या समझ में आया कि पौधे भी यही प्रक्रिया सिद्धांत पे कहीं ना कहीं काम करती है। जैसे ही पत्तों से वाष्प के रूप में जल निकलता है, जड़ जल को खींचता है, और जल की आवश्यकता पौधे को होती है भोजन बनाने के लिए। तो जड़ ज्यादा जल खींच लेता है। ज्यादा जल क्या खींचता है, क्योंकि भोजन भी बना ले और फिर वाष्पोत्सर्जन द्वारा उसको बाहर करने में मदद मिले, ताकि फिर से वो नीचे खींच सके, ठीक है। तो एक कारण क्या हो गया, पौधे में जल का परिवहन में मदद करता है कौन, वाष्पोत्सर्जन, है ना मजेदार बात। आगे देखते हैं, पौधे में खनिज का परिवहन, खनिज लवण का परिवहन में मदद करता है। जल और खनिज लवण का परिवहन दोनों के मदद में करता है। साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन द्वारा ताप नियंत्रण होता है बच्चों पौधे में। ताप मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में भी जब पसीना निकलती है तो टेम्परेचर शरीर का नियंत्रण हो रहा होता है, तो उसी तरह पौधे में ताप नियंत्रण करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीबीआई समझ लो इसको बच्चों, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये दो प्रकार के जटिल जो संयोजी उत्तक है हम लोगों का पौधे में, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। तो देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। देखो जौ, याद रखने का ट्रिक बताते हैं, जौ से जाइलम, जौ से जल, ठीक है। तो जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। कहां से कहां तक करेगा, क्योंकि जड़ से जल खींचना होता है पत्ती तक पहुंचाना। पत्ती तक क्यों पहुंचाएंगे, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत पड़ेगी, जल और खनिज लवण का। तो पौधे में जाइलम का क्या है, यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। दूसरा फ्लोएम में यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोज्य पदार्थों का परिवहन से क्या तात्पर्य हो बच्चों, ये पके हुए भोजन का परिवहन करता है। कौन, जाइलम और फ्लोएम। देख लिया, अब जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है तथा फ्लोएम यह भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। अगला, जाइलम की कोशिका मृत होती है, डेड सेल होता है। ये जाइलम उत्तक जो है इसकी कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। अगला देखो बच्चों, जाइलम जड़ से पत्ते तक ही पहुंचाएगा जलना, क्योंकि पत्ते में उसकी जरूरत है वाष्पोत्सर्जन के लिए और साथ ही साथ भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो पौधे में इसका बहाव मतलब जड़ से गया पत्ते तक, तो पत्ता ऊपर जड़ नीचे, इसका बहाव सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की या नीचे से ऊपर की ओर, सिर्फ ऊपर की ओर होता है। अगला है इसका बहाव सभी दिशाओं में, क्योंकि ये किस चीज का परिवहन करता है, भोज्य पदार्थ का। तो जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ते में भोजन बन जाएगी, उस भोजन की आवश्यकता पत्ते को भी है, जड़ को भी है, शाखा को भी है, तो सभी दिशाओं में इसको पहुंचाना पड़ेगा भोजन। तो इसका बहाव सभी दिशाओं में, किसका, फ्लोएम का, और जाइलम का बहाव सिर्फ जड़ से पत्ते की ओर यानी ऊपर की ओर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त, ठीक है, रक्त मतलब खून। रक्त है क्या, तो सबसे पहले हम लोग जाने कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। जी बच्चों, ये उत्तक है,
जिस तरह आपने पढ़ा कि सबसे छोटी इकाई शरीर का कोशिका, कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनता है, तो रक्त भी उत्तक है, इसके अंदर कई कोशिकाएं हैं, अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान देखो 7.4 है। तो हम बताए थे 7 से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, ये क्षार हो जाती है, भस्म हो जाता है। 7 से कम आता है तो अम्ल होता है। तो पीएच मान 7.4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला है रक्त की संरचना। देखो रक्त को प्रमुख 2 भाग में बांटेंगे, पहला तरल भाग होगा, दूसरा ठोस भाग। रक्त के अंदर भी ठोस भाग होता है, आश्चर्यजनित नहीं हो, अभी बताने वाले हैं। ठीक है, प्लाज्मा पहला तरल भाग है जिसको प्लाज्मा या प्लाविका कहते हैं। ये पानी जैसा बहने वाला भाग है जो हम लोगों को दिखता है नहीं, रक्त बह रहा है, क्योंकि ये अधिकांश यानी अधिक मात्रा में रक्त में प्लाज्मा होती है, इसीलिए प्लाज्मा ही हमको दिखता है। मतलब क्या है, ये तरल भाग है। दूसरा जो ठोस भाग है वो रक्त कोशिका है। ठीक है, रक्त कोशिका दूसरा भाग, पहला भाग प्लाज्मा। आप देखते हैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, पहला भाग के बारे में। इसका और एक नाम क्या है बच्चों, प्लाविका। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, पीला रंग का होता है। इसको आप माइक्रोस्कोप से देखोगे प्लाज्मा को अलग करके तो पीला दिखेगा, नहीं तो रक्त लाल दिखता है। ठीक है, तो यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो रक्त का 55% हिस्सा होता है। तो ऑब्जेक्टिव आया गया बच्चों कि रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है, 55% है। और प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है। रक्त का 55% प्लाज्मा और प्लाज्मा का 90% जल, 7% प्रोटीन और 7 अन्य चीजें हो जाती है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन है ये 7% प्रोटीन, मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन है जो ऑब्जेक्टिव से आपका लिख लीजिए इसको, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। चलो बच्चों इतनी बातें आपको समझ में आ गई। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त की 2 प्रमुख घटक है, पहला तरल भाग में प्लाज्मा, ठोस भाग में रक्त कोशिका। तरल भाग पीले रंग का द्रव है जो रक्त का 55% है। ठीक है, प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन, और मुख्य प्रोटीन क्या है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अब हम लोग दूसरे भाग में आते हैं। दूसरा भाग है हम लोगों का रक्त कोशिका। ठीक है बच्चों, रक्त कोशिका देखिए, ये दूसरा भाग रक्त का, पहला प्लाविका था, सॉरी क्या था, पहला भाग हम लोगों का प्लाज्मा, तो दूसरा भाग रक्त कोशिका। यह रक्त का करीब 45% भाग है, क्योंकि 55% भाग प्लाज्मा था। तो जिसका निम्न 3 भाग है, मतलब रक्त कोशिका जो रक्त का ठोस भाग है इसको फिर 3 भागों में बांटे। लाल रक्त कोशिका आरबीसी, देखो इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी में क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त लाल होता है। तो आपको पूछेगा रक्त लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। देखो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता पाई जाती है, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का क्षमता किसके पास है, हीमोग्लोबिन के पास ही है। दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। यह अनियमित आकार का होता है, मतलब WBC का आकार निश्चित नहीं होता है। जिस प्रकार अमीबा बोले तो किसी भी प्रकार का अमीबा हो सकता है, उसी प्रकार जो है WBC किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह अनियमित आकार का होता है और यह रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होती है WBC में। और WBC की सबसे खास बात क्या है, शरीर को रोगों से बचाता है। आपके शरीर में घाव है, कट फट जाता है तो उसको भरने में सहायता कौन करता है, आपकी WBC। अगला जो तीसरा भाग है रक्त कोशिका का, ये रक्त पट्टिका अणु, जिसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। देखते हैं प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, इसे रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स का क्या नाम है, रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स। और सबसे बड़ा कार्य क्या है इसका, कि अगर रक्त कहीं कट जाए तो रक्त बहते रहेगा, अगर थक्का नहीं बनेगा शरीर के यहाँ पे तो ठीक है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन, प्लेटलेट्स। तो रक्त का थक्का कौन बनाता है बच्चों, प्लेटलेट्स बनाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रक्त के कार्य।
रक्त के कार्य देखिए बच्चों, रक्त का सबसे पहला कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जिस तरह आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन फेफड़े तक जाता है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन हम हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है शरीर का। तो मतलब किस चीज का परिवहन किया? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। दूसरा, शरीर में पोषक पदार्थ, जैसे कि आप मान लीजिए एनर्जी के लिए ग्लूकोज वगैरह की जरूरत है, उस चीज का परिवहन करता है। साथ ही साथ शरीर में उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए रक्त सहायता करता है, यानी उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। यह शरीर में उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है। अगला, यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन, आपके शरीर में ढेर सारा हार्मोन है, ठीक है, 5वां चैप्टर में आएगा। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन का परिवहन करता है। अगला है, यह शरीर की तापमान को नियंत्रित करता है। आपने सुनी होगी बच्चों, जिसके शरीर में ब्लड ज्यादा हो जाता है वो बिना मतलब की गर्मी लगती है, ठंडा में भी उसको, और जिसके शरीर में रक्त की कमी होती है उसको गर्मी में भी ठंडा लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है। रक्त अगर सही मात्रा में है तो शरीर का तापमान बना रहता है। ये हमारे रक्त के कुछ कार्य हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि की ओर। नया क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि का वर्णन करें, अर्थात मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है, इस चीज का हम लोग वर्णन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम मनुष्य के हृदय का देखें। सबसे पहले हृदय शरीर की सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। अशुद्ध रक्त का मतलब हुआ कि अलग अलग भागों में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रक्त है, मतलब विऑक्सीजनित रक्त, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को पहले हृदय क्या करेगा? लेकर आएगा अपने पास, फिर उसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। फेफड़ों में क्यों? फेफड़ों में क्या करता है? रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के फेफड़ा में चले जाता है और वो फेफड़ा के माध्यम से फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। हम लोग सांस के द्वारा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, तो फेफड़ा में फिर ऑक्सीजन क्या करता है? रक्त से मिल जाता है, तो शुद्ध हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से निकल गया, ऑक्सीजन जाके मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब फिर उसे शुद्ध करने के लिए कहां भेजा? हृदय के बाद फेफड़े में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। अर्थात हृदय शरीर के अलग अलग भाग से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लिया, अशुद्ध रक्त लिया, फेफड़े में भेजा, शुद्ध किया, और फिर फेफड़ा से अपने पास बुलाया, कौन? हृदय, और पूरे शरीर में धकेल दिया, ठीक है। यह क्रिया हृदय के 4 बेस में, देखो हृदय का 4 भाग होता है। अभी मैं लास्ट में किसी क्वेश्चन को बताऊंगा। हृदय जो है इस तरह से 4 भागों में बटा होता है, ठीक है। यहाँ बीच 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने भी जमीन पर रहने वाले जीव हैं, टेरेस्टेरियल जीव हैं, उसके हृदय में 4 भाग होता है। मनुष्य हो, आपका ले लीजिए गाय, भैंस, बकरी, ये सारे मतलब जमीन पर रहने वाले जीवों के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। उसके बाद जितने भी जल में रहने वाले लोग हैं, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो जितने भी जीव जो जल में रहते हैं उसके हृदय में 2 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मछली हो गया, इसके हृदय में 2 ही भाग होंगे। और जितने भी एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है, जैसे मेढक, उसके हृदय में 3 भाग। जल में रहने वाले के हृदय में 2, उभयचर का 3, और जमीन पे रहने वाले जीवों के हृदय में 4 भाग होता है। अब देखिए, यह हृदय के 4 बेसमों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन द्वारा पूरा करता है। संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, शिथिलन मतलब फूल जाना। जब खून हृदय में रहता है तो फूला हुआ रहता है, जब खून को धक्का मार देता है, शरीर के अलग अलग भागों में पंप कर देता है, तो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो शिथिलन और संकुचन द्वारा पूरा होता है। एक संकुचन तथा एक शिथिलन मिलके हृदय का एक धड़कन होता है। तो यहां तक बच्चों समझ गए? अब हम लोग देखेंगे शरीर के अलग अलग भाग में रक्त कैसे कैसे जाता है, और उसके लिए कौन कौन से पाइप हैं, कौन कौन से नस हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रक्त वाहिनियां, देखिए रक्त वाहिनियां क्या है बच्चों? रक्त के परिसंचरण, परिसंचरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, परिवहन बोलिए या परिसंचरण। रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में निम्न 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है। अगर रक्त वाहिनियां का डिफिनेशन बताना है कि रक्त के परिसंचरण के लिए शरीर में जो
क्या होती है, अंग होता है, जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रक्त वाहिनियां कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रकार के हैं, पहला है धमनी, दूसरा शिरा, तीसरा केशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं नहीं है बच्चों, ये केशिकाएं हैं। ठीक है, तो धमनियां देखते हैं, यह ऑक्सीजनित रक्त को, ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त, जो ऑक्सीजनित या तथा शुद्ध रक्त को का संचारण करती है वो क्या होता है, धमनियां। लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका उल्टा काम करता है। धमनी का काम है शुद्ध रक्त का परिसंचरण करना, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। उसी तरह आते हैं शिराएं, शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यानी विभिन्न अंगों से हृदय तक ले आती है। ठीक है, परंतु फुफ्फुस शिरा इसका उल्टा काम करेगा। देखो धमनी शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, जबकि शिरा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। तो उसी का उल्टा, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। और तीसरा है केशिकाएं, यह अत्यंत महीन रक्त नलिका है। इसकी दीवार क्या होती है, चपटी होती है, जो जल में घुले भोज्य पदार्थ के लिए पारगम्य होता है एवं उत्सर्जी पदार्थ के लिए भी पारगम्य। पारगम्य का हुआ मतलब बच्चों कि आर पार जाने देता है। किन चीजों को, जल में घुले भोज्य पदार्थ को, उत्सर्जी पदार्थ को आर पार जाने देता। तो 3 प्रकार की आ गई, धमनी, शिराएं तथा केशिकाएं। ये तीनों क्या है, आपकी रक्त वाहिनियां हैं। अब अगला आते हैं हम लोग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। नाम सुने आप ब्लड प्रेशर का ना, तो ये रक्तचाप है क्या, मतलब प्रेशर का मतलब होता है दबाव। तो महाधमनी तथा उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है, रक्तचाप कहलाता है। रक्त प्रवाह जितना ज्यादा दाब डालेगा वो क्या होगा, रक्तचाप होगा। एक सामान्य मनुष्य के लिए यह प्रेशर 120/80 mm होता है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गई होगी। ये देखो ऑब्जेक्टिव है कि एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है, रक्तचाप कितना होती है, तो 120/80 mm होता है। तो यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धमनी और शिरा में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए धमनी यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त मतलब क्या समझे बच्चों, कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध रक्त कहेंगे। तो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसका है, धमनी का। लेकिन उल्टा काम करता है इसका फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। याद रखिएगा, धमनी भले शुद्ध रक्त का परिवहन करता है लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। उसी तरह शिरा है बच्चों, शिराओं में ये अशुद्ध रक्त बोले तो वी ऑक्सीजनित रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त का परिवहन करता है, परंतु फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अब देखिए धमनी की दीवारें मोटी होती है जबकि शिराओं की दीवार पतली होती है। ठीक है, एक अंतर समझ में आया। दूसरा, और देखिए धमनियों में कपाट नहीं होता है, मतलब इसमें वाल्व लगा हुआ नहीं होता है। चेंबर बोलिए इसको, ढक्कन बोलिए, जो बोलना है, कपाट नहीं होता है, जबकि शिराओं में कपाट होते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग लसिका की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, लसिका क्या है, इसके कार्य को लिखें। ठीक है, 5 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है। लसिका देखो लिम्स बोलते हैं, यह रक्त के समान तरल संयोजी उत्तक है। जिस तरह रक्त भी तरल संयोजी उत्तक है बच्चों, उसी तरह लसिका भी रक्त के समान तरल संयोजी उत्तक है, जो रंगहीन या हल्का पीला रंग का होता है। हृदय के दबाव के कारण प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो होती है, जब हृदय में ब्लड आके जमा होता है, शिथिलन होता है हृदय का, तो उसमें दबाव पड़ती है, तो उसका जो दीवार से, हृदय के दीवार से रक्त प्लाज्मा रीस रीस कर बाहर निकलता है। और अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान मतलब 2 कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंतर कोशिकीय स्थान बोलते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान में भर जाता है, हृदय के दबाव के कारण रक्त प्लाज्मा कहां भर जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान में भर जाता है, जो क्या कहलाती है, लसिका कहलाता है। अब लसिका में देखो WBC तो पाई जाती है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स रंगहीन है और लसिका भी रंगहीन होता है, और साथ ही साथ इसमें RBC का अभाव होता है। अगर RBC पाया जाएगा तो RBC तो लाल होता है, लसिका भी लाल हो जाता। तो ये कुछ कारण है। तो इस तरह से देखिए बच्चों हमारा ये खत्म हुआ। अब हम लोगों का है लसिका के कार्य। लसिका के कार्य देखेंगे। यह ऑक्सीजन का विसरण करता है बच्चों। किस चीज का विसरण कर रहा है लसिका, ऑक्सीजन का विसरण, मतलब ऑक्सीजन को
पूरी तरह से रिस कर एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में सहायता कौन करता है? विसरण होता ही वह प्रक्रिया है, रिस कर एक जगह से दूसरे जगह जाना। यह ऑक्सीजन का विसरण करता है, यह पचा हुआ भोज्य पदार्थ का भी विसरण करता है। मतलब हर एक कोशिका तक भोज्य पदार्थ को विसरित करके पहुंचा देना लसिका का कार्य है। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन का भी परिवहन करता है, ठीक है। और अंत में इसका सबसे बड़ा रोल है, यह घाव भरने में सहायता करता है। तो ये लसिका के कुछ कार्य थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, लसिका के कार्य और लसिका क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए उसको, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए अंत क्वेश्चन हम लोगों का, मनुष्य की हृदय का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाए। सभी के बुक में मनुष्य के हृदय का चित्र है, कैसे बनाना है आपको जो है आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर। देखो स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसी टाइप का चित्र बनाना है। 3-4 भाग है, जैसे ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग नीले, 2 आलिंद 2 नीले है, बीच में कपाट सब लगा हुआ है। ये सारी चीजों का आपको वर्णन करना है। तो यही से हम बच्चों खत्म करते हैं आज का क्लास, क्योंकि हमारा परिवहन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बायो का मिलेंगे उत्सर्जन के साथ, उसको भी एक ही क्लास में खत्म करेंगे। बने रहिए अपने पीके स्टडी क्लासेस के साथ, तुरंत सब्सक्राइब करें।